आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्टर के ऊपर। कंस्ट्रक्टर क्या है, इस पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने से पहले क्लास बनाता है, इसका नाम ए है। इसमें हम कुछ इंस्टांस वेरिएबल ले लेते हैं और हम इसमें एक मेथड भी दे देते हैं m1 नाम का। और ये मेथड कुछ नहीं करेगा, जस्ट अपना नाम और अपने क्लास का नाम को प्रिंट करेगा। नाउ लेट अस अज्यूम कि ये जो क्लास ए अभी हम जो क्रिएट किए, इस क्लास ए का अगर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो क्या सिंटैक्स होता है। सबसे पहले क्लास का नाम स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू, फिर से हम यहाँ पर ये लिखते हैं, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर। इस पार्ट को लिखे हैं हम, ये देखने में समथिंग लाइक मेथड के रूप में है। अगर हम इस m1 मेथड को कॉल करेंगे तो क्या लिखेंगे, ob.m1। तो यहाँ पर पैरेंथेसिस है m1 में भी, ये पैरेंथेसिस इंडिकेट करता है कि सब मेथड स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर हमारा a जो नाम का हमारा एक मेथड होना चाहिए। किस क्लास में, तो a क्लास। लेकिन एक्चुअली इस क्लास में कोई a नाम का मेथड नहीं है, और इस मेथड नहीं है। सेकंड थिंग क्या, इसको हम लोग बोल रहे हैं कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं, इसको मेथड नहीं बोल रहे हैं, एक नया टर्म दिए हैं कंस्ट्रक्टर। तो ये कंस्ट्रक्टर हुआ क्या, तो कंस्ट्रक्टर क्लास a का एक मेंबर मेथड। आप यहाँ पर सवाल सोच रहे होंगे कि अगर ये मेथड है तो ये मेथड अब विजिबल क्यों नहीं है, आप तो लिखे नहीं है, हम तो डिफाइन भी नहीं किए हैं। तो होता क्या है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के समय कंस्ट्रक्टर का रिक्वायरमेंट होता है, इसके बिना आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो जावा कंपाइलर क्या करता है, आपके लिए एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपके प्रोग्राम में ऐड कर देता है। समथिंग कुछ इस तरह से आपके प्रोग्राम में वो ऐड कर देता है। अभी हम यहाँ पर खुद से डिफाइन कर दिए लिखने का, आपको बताने के क्रम में, बट एक्चुअली ये काम करने का जिम्मा किसको है, तो जावा कंपाइलर को है। कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, एक मेंबर मेथड हो गया। और एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इसमें इसका नाम वही नाम होगा जो उसके क्लास का नाम है, सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि ये देखने में समथिंग मेथड की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर हम देखिए कोई रिटर्न टाइप वगैरह का यूज नहीं किए हैं। जैसे यहाँ पर m1 मेथड में यहाँ वॉइड लिखे हैं, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं लिखे हैं। ये भी बात हम लोगों को ध्यान में रखना है कि कंस्ट्रक्टर जो होगा उसका नाम तो वही होगा जो उसका क्लास का नाम। सेकंड चीज़ क्या, इसमें कोई रिटर्न टाइप आपको नहीं देना है, शुड नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। ये जो कंस्ट्रक्टर है, अभी चूंकि हम खुद से ऐड कर दिए हैं, तो इस तरह के कंस्ट्रक्टर को हम लोग यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इसको आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, यहाँ पर अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग समथिंग, इस तरह से कोई स्टेटमेंट लिख दिए। अच्छा, अब हम जैसे ही m1 मेथड को हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, उसके m1 मेथड को कॉल किए हैं। अब अगर हम इसको रन कराने की कोशिश करें तो आप क्या देखेंगे कि सबसे पहले आपका ये वाला पार्ट यानी कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हो गया। इसको जबकि हम लोग कोई कॉल नहीं किए हैं, एक्सप्लिसिटली खुद से कोई कॉल नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले कंस्ट्रक्टर कॉलिंग प्रिंट हो रहा है, देन हमारा m1 मेथड काम कर रहा है। यहाँ से हम m1 मेथड कॉल किए हैं, दैट्स व्हाई ये काम कर रहा है। यानी ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर जो हम देखे खुद से हम डिफाइन किए हैं, इसको कोई कॉल नहीं किए हैं, लेकिन ये खुद ब खुद कॉल हो रहा है। किस समय कॉल होता है, तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान में रखना है, कंस्ट्रक्टर जो है ये खुद ब खुद कॉल होता है, इट गेट्स कॉल्ड ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद हम खुद से अगर हम चाहेंगे कि हम ob.a करके अगर हम कुछ कॉल करना चाहें तो यहाँ पर एरर आपको दिखेगा। आप खुद से कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर कॉल कब होगा, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ना उसके बाद कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ना कॉल कर सकते हैं, ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के पहले कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना है कि अभी हम यहाँ क्या बताएं कि इट शुड नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर सम रिटर्न टाइप दे देते हैं, वॉइड दे दिए, कोई एरर हमको यहाँ पर कहीं एरर नहीं दिख रहा है, बट अगर अब इसको हम रन कराएंगे अब जो है सिर्फ देखिए आप m1a काम कर रहा है ना, m1a काम कर रहा है, m1 मेथड कॉल किए हैं, सिर्फ ये काम कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो आपका कंस्ट्रक्टर था, ये जो आप नाम दिए थे रिटर्न टाइप ऐड करने के बाद, अब इस पर ये वाला पार्ट को कॉल नहीं हो रहा है। क्यों, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप तो देना नहीं है, बट इन द केस अगर आप दे दिए तो कंपाइलर कोई एरर नहीं देगा। लेकिन ये जो मेथड हो गया, अब ये नॉर्मल मेथड हो गया, ये अब कंस्ट्रक्टर नहीं रहा। कंस्ट्रक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका नाम वही नाम होना चाहिए जो इसके क्लास का है, और सेकेंड थी इसमें कोई रिटर्न टाइप इसमें नहीं होना चाहिए। अगर आप रिटर्न टाइप दे देते हैं
तो क्या हो जाता है, वो नॉर्मल मेथड उसको ट्रीट करेगा जावा। नेक्स्ट इज कि कंस्ट्रक्टर का रिक्वायरमेंट क्या है। इसका काम है टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम ए का वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं 100 से। इसमें M1 मेथड में हम क्या करते हैं, एक ए का वैल्यू को प्रिंट करते हैं, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू प्लस। अब अगर हम इसको रन कराएं तो आप देखिएगा कि ए का वैल्यू कितना प्रिंट कर रहा है, 100 प्रिंट कर रहा है। ए का वैल्यू हम यहाँ पर आप देखिए एक चीज़, ये कंस्ट्रक्टर पहले लिखे हैं, उसके बाद हम डेटा मेंबर को हमारा जो डेटा मेंबर है, इंस्टेंस वेरिएबल है ए, इसको इनिशियलाइज भी किए हैं 0 से। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम में ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होने के समय में ही क्या होगा, हमारा जितना भी पहले डेटा मेंबर्स डिक्लेयर हुआ ऑब्जेक्ट के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डिक्लेयर हुआ वहाँ पर इनिशियली ये वैल्यू ए ले लिया, ए का वैल्यू कितना लिया, 0 लिया। लेकिन नेक्स्ट टाइम ये होने के बाद अब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कॉल होने के समय ए का वैल्यू कितना हो गया, 100 हो गया, और ये प्रिंट किया ना। अब ये काम हो जाने के बाद यहाँ तक में हमारा क्या होगा कि ये पार्ट, ये दोनों लाइन तो काम होगा, है ना। उसके बाद जब हम M1 मेथड को कॉल किए हैं तब ये M1 ए प्रिंट किया और ए का वैल्यू कितना प्रिंट किया, 100। ठीक है, तो इसका ध्यान में रखना है कि कंस्ट्रक्टर का काम क्या है। इसका काम है इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज क्लास लेवल वेरिएबल्स इसलिए इंस्टेंस वेरिएबल, है ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर होता है, इसलिए ये उसी को इनिशियलाइज करने का काम ये हमारा कंस्ट्रक्टर करता है। नेक्स्ट पॉइंट कि कंस्ट्रक्टर में आप जो है एक्सेस मॉडिफायर्स, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या डिफ़ॉल्ट, यहाँ हम कुछ नहीं लिखे हैं, मतलब डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर यूज़ हो रहा है। इसके अलावा कोई और एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे स्टैटिक हो गया या फाइनल हो गया, इन सब का आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्ट है। अभी तक हम लोग समझ गए कि कंस्ट्रक्टर क्या है, क्या नहीं है, कैसे डिफाइन करना है। ये सभी चीज़ों को देखने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कंस्ट्रक्टर का टाइप। कंस्ट्रक्टर 2 तरह का होता है। पहला हो गया हमारा प्री डिफाइंड और दूसरा हो गया हमारा यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर वैसा कंस्ट्रक्टर हो गया जैसा नाम से ही है, इसका प्री डिफाइंड मतलब पहले से डिफाइन किया हुआ रहेगा। अगर आप अपने प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर ऐड नहीं करते हैं तो वैसे केस में जावा कंपाइलर जो आपके लिए कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करेगा, उस तरह के कंस्ट्रक्टर को हम लोग प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर या फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इस तरह के कंस्ट्रक्टर में कोई आर्गुमेंट नहीं होता है, 0 आर्गुमेंट होता है। सेकेंड थिंग, ये सभी डेटा मेंबर्स को, सभी क्लास लेवल इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेगा डिफॉल्ट वैल्यूज़ के साथ। जैसे इंटीजर है तो इसको इनिशियलाइज करेगा 0 से, डबल है तो 0.0 से, स्ट्रिंग है तो नल से। तो इस तरह से ये इंस्टेंस वेरिएबल्स को और क्लास लेवल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है ना। अभी हम यहाँ पर 2-3 वेरिएबल ले लेते हैं। एक इंटीजर टाइप का लिया है, दूसरा डबल टाइप का ले लेते हैं और तीसरा हम स्ट्रिंग टाइप का ले लेते हैं। हम इस तीनों को कोई इनिशियलाइज नहीं किए हैं, तो यहाँ चूँकि इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इसमें आपका खुद से वो एक कंस्ट्रक्टर ऐड कर देगा। किस तरह कंस्ट्रक्टर ऐड करेगा? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और सभी डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करेगा वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ। ये हम M1 मेथड में इस तीनों का, A, B और S तीनों का हम क्या करते हैं, वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। A इक्वल टू प्लस A, B इज इक्वल टू प्लस B और S इज इक्वल टू प्लस S। यहाँ हम M1 मेथड को कॉल कर लिए हैं। यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया हुआ है कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर ऐड होगा और सभी जो इनिशियलाइज हुआ है देख सकते हैं। A का वैल्यू यहाँ 0 प्रिंट कर रहा है, B का 0.0, S का नल। इस तरह से डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ अगर कोई कंस्ट्रक्टर ऐड होता है, उस तरह के कंस्ट्रक्टर को हम लोग प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर या फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ओके,
इसके बाद दूसरा तरह का जो कंस्ट्रक्टर है इसको हम लोग यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर कहते हैं। यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर जनरली डेवलपर अपने प्रोग्राम में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर वेरिएबल्स का, डेटा मेंबर्स का अगर वो इनिशियलाइज करना चाहता है तो उस तरह के कंस्ट्रक्टर को हम लोग कहेंगे यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। ये भी दो तरह का हो गया, पहला हो गया जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, दूसरा हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एक एक करके समझते हैं। यानी यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करने का जिम्मा किसका है, तो हमारा है। तो हम खुद से कंस्ट्रक्टर एक ऐड कर दिए। अब हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने डेटा मेंबर्स का इनिशियलाइज करेंगे। जस्ट ए का वैल्यू हम 10 ले लिए, बी का 3.14 ले लिए और एस का हम ले लेते हैं नीरज सिंह। ओके ठीक। अब यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस चालू है। इस जगह पे हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद क्या करेगा, सभी डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर देगा। वो जो भी हम वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर रहे हैं उसके साथ वो इनिशियलाइज कर देगा। परफेक्टली हमारा आउटपुट आ गया। तीनों हमारा अपने हिसाब से, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा डेटा मेंबर्स के साथ वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया। अब इसमें है क्या, अब मान लीजिए कि हम अगर दूसरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं OB2 इक्वल टू न्यू ए, इस तरह से अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, है ना, और हम अगर OB2 का वैल्यू को भी प्रिंट कराएं, सॉरी M1 मेथड को फिर से कॉल करें अगर, तो हम देखेंगे क्या कि दूसरा भी जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ सेम वैल्यूज़ के साथ दोनों इनिशियलाइज हो गया। हमारा रिक्वायरमेंट है कि हम जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस नया ऑब्जेक्ट के लिए नया वैल्यूज़ के साथ अगर हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरी टाइप वाले कंस्ट्रक्टर यानी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वाले को हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे नाम है पैरामीटर, इसमें कुछ पैरामीटर्स होगा, इंट एक्स डबल वाई स्ट्रिंग z, a इक्वल टू हम x कर देते हैं, b इक्वल टू हम y कर देते हैं और हम s इक्वल टू z कर देते हैं। ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एरर आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, ये कैसा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, जीरो आर्गुमेंट वाला। लेकिन हम अपने प्रोग्राम में जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हमारा नहीं है, हमारा कैसा है, तो हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना। तो हम यहाँ पर पैरामीटर हमको पास करना होगा। पहला इंटीजर टाइप का है 10 दे दिए, दूसरा समथिंग 2.5 दे देता है और तीसरा हम कोई स्ट्रिंग डेटा है तो हम एक में नीरज ले लेते हैं और दूसरा वाला जो है उसमें 20 दे देते हैं, इसमें 5.0 दे देते हैं और इसमें हम सम सिंग दे देते हैं। ब्रैकेट डिलीट हो गया, आप सेट कर। अब हम इसको रन कराएं तो हम देखेंगे कि OB और OB2 ये दोनों का अलग अलग डेटा मेंबर्स के साथ दोनों इनिशियलाइज। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा, अपने हमारा जो प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से हम जो है जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, अगर नहीं हमारा रिक्वायरमेंट है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ जावा कंपाइलर ऐड कर देगा। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर पे, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर पे कंप्लीट अवेयरनेस। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या हम अपने प्रोग्राम में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर ऐड कर सकते हैं क्या। बिल्कुल। हम अगर एक और कंस्ट्रक्टर ऐड करते हैं, ये कंस्ट्रक्टर नॉन पैरामीटराइज होगा, मीन्स जीरो आर्गुमेंट होगा, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं लिए हैं। हम ए का वैल्यू को यहाँ इनिशियलाइज कर रहे हैं 100 के साथ, बी को इनिशियलाइज कर रहे हैं समथिंग 3.145 ऐसा कुछ वैल्यू के साथ और एस को इनिशियलाइज कर रहे हैं हम ABCD के साथ। अब क्या है कि जब हम फिर से यहाँ पर हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, OB2 हो गया है, OB3 लेता है इक्वल टू न्यू ए। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब देखिए यहाँ पर एरर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कि यहाँ पर ये जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को ढूंढ रहा है और हमारा जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर कोई एरर अब नहीं आ रहा। अब अगर हम OB3 के जरिए M1 मेथड को कॉल करेंगे, है ना, OB3 के जरिए अगर M1 मेथड को कॉल करेंगे तब क्या होगा, अब ये जो है ये हमारा जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पर कॉल किए हैं। तो जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कौन सा है, ये ए का वैल्यू 100 से इनिशियलाइज करेगा, बी का 3.145 के साथ और एस का ABCD के साथ। तो आप देख सकते हैं पहला दो में
हमारा आ गया, तीसरा वाला इसके साथ हो गया। तो मोर देन वन कंस्ट्रक्टर, अगर हमारे प्रोग्राम में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर है, इस केस को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एक से ज़्यादा अगर कंस्ट्रक्टर आपके प्रोग्राम में अवेलेबल है तो इस तरह के हमको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक, ये था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बाद ध्यान रखना है कि एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर ऐड कर सकते हैं, लेकिन पैरामीटर फिर सेम नहीं करना है। जो हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग हम लोग देखे थे, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख के आप क्लियर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बट पैरामीटर्स डिफरेंट रहेगा। ये होने के बाद अब है क्या, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब एज्यूम कीजिए कि इस कंस्ट्रक्टर के जरिए हम क्या इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं क्या। ये सब यहाँ पर डेटा मेंबर्स को हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और हम यहाँ समथिंग नेम ले लेते हैं, इंटेक्स डबल वाई ले लेते हैं, 2 आर्गुमेंट वाला, तीसरा हटा देते हैं। एक हो गया हमारा 0 आर्गुमेंट, ये हो गया हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यहाँ हम प्रिंट कर देते हैं 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, और उसके केस में हम प्रिंट करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इसका काम नहीं है, इसको हटा देते हैं तत्काल। इस M1 मेथड को ही हटा देते हैं, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि इस कंस्ट्रक्टर के जरिए हम इसको कॉल करना चाहते हैं, है ना। तो पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, AOB इक्वल टू न्यू A, और एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं AOB1 इक्वल टू न्यू A। इसमें हम आर्गुमेंट दे देते हैं 10,3.14। रन कराएंगे तो हमारा जब पहला वाला है तो 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब आर्गुमेंट वाला दिए हैं तो ये वाला कॉल होगा। तो अब हम इस कंस्ट्रक्टर के जरिए इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाह रहे हैं। तो ये कॉल करने के लिए आप कॉल करने का अलाव है, बट सिर्फ कंस्ट्रक्टर के अंदर ही कॉल कर सकते हैं एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को। इसके लिए दिस कीवर्ड का यूज़ करना होगा। दिस जो आर्गुमेंट है दे देते हैं समथिंग 10 और 2.5। अब ये क्या करेगा, ये जो दिस कीवर्ड के जरिए हम लोग करेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। अब ये यहाँ से इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो अगर हम इसको इस लाइन को रिमूव कर दें, अब सीधा किसको कॉल करेगा, पहले हमारा 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। यहाँ कॉल करने पर दिस कीवर्ड के जरिए ये किसको कॉल कर लिया, इसको कॉल कर लिया। क्या प्रिंट कर देगा, पहले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये कॉल खत्म हो गया यहाँ से, देन वापस इस जगह पे आएगा और ये लाइन को भी प्रिंट कर देगा 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। मतलब पहले हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, देन हमारा 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, परफेक्टली एज पर हमारा आ रहा है। इसमें एक बात ध्यान में रखना है कि दिस कीवर्ड के जरिए हम कॉल कर तो रहे हैं, ये फर्स्ट लाइन होना चाहिए, है ना। ये दिस कीवर्ड के जरिए अगर आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं तो ये स्टेटमेंट हमारा पहला लाइन होना चाहिए। ये दूसरा लाइन या किसी और लाइन में काम ये नहीं करेगा, आपको एरर आएगा, है ना। दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। वापस हम अगर यहाँ से दिस इस तरह से लिखें तो अब हम जो है यहाँ एम्प्टी कुछ आर्गुमेंट नहीं है, ये किसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा। अब हमारा अगर हम यहाँ पर सम वैल्यू दे दें 10,2.5, तो अब यहाँ से हम किस कंस्ट्रक्टर को रेफर कर रहे हैं, हम यहाँ से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रेफर कर रहे हैं। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रेफर जो कर रहे हैं तो दिस कीवर्ड के जरिए किसको कॉल करेगा, 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर वाला को, और ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। ये प्रिंट कर लेने के बाद हमारा फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को प्रिंट करेगा। अगेन यहाँ ये भी हमारा दिस कीवर्ड के जरिए कंस्ट्रक्टर जो कॉल कर रहे हैं वो पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए फिर से एरर आ गया। तो हम ये चीज़ों के जरिए हम लोग दिस कीवर्ड के जरिए भी हम जो है करंट क्लास कंस्ट्रक्टर को इजीली कॉल कर सकते हैं। ये था कंस्ट्रक्टर पे कंप्लीट अवेयरनेस। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट